प्रॉब्लम को हम फेस करके जो आगे बढ़ते हैं ना, उसी को या शायद सक्सेस मिलता है, सक्सेस बनते हैं। मेरे पिताजी साइकिल मैकेनिक का काम करते थे, साइकिल रिपेयर करते, तो उसमें बस 50 से 100 रुपये मिलता था, तो उसी से हमारा घर चलता था। पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट मैं चली जाती थी कि एक टाइम का मिड डे मील मिल जाएगा। मम्मी के पास बस सोने का ये रिंग था, तो वो मतलब किसी के पास ब्याज पे हाँ ऐसे दे के फिर मेरे को भेजा था। और मेरे जो घर था गांव के, वो मिट्टी का था, तो जब बारिश होता था वो धुल जाता था, मतलब मिट्टी से। तो मैं सोचती थी कभी कभी कि वो गिर ना जाए। पिताजी को याद कर करके मतलब सुबह ट्रेनिंग करती थी, जिम जाती थी, तो जिम मारते मारते मेरा आंसू गिरता था। বাংলা ও বাঙালির গর্ব অস্মিতা দে কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয়ে সোনা জিতেছেন ত্রিপুরার কন্যা, বাঙালি কন্যা অস্মিতা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসেছেন। অস্মিতা, প্রথমে বাংলায় একটা প্রশ্ন করি, তারপর হিন্দিতেই কনভারসেশনটা নিয়ে যাব। অস্মিতা, সাফল্য, ওই মোমেন্টটা, তারপর নিজের যে লড়াই, জীবনের একটা দীর্ঘ লড়াই, কি মনে হচ্ছিল সেই মুহূর্তটা? যখন আমার কমনওয়েলথ গেমসে গোল্ড মেডেল এসেছিল, মানে আমি ফাইনাল রাউন্ডে জিতেছিলাম, তখন আমি মানে তখন আমি অনেক খুশি ছিলাম। আর যখন আমার মানে মেডেল সেরেমনি হয়েছিল, আমার ভারতের রাষ্ট্রীয় গান চলছিল, আর ভারতের আমার যে পতাকা এটা উপরের দিকে যাচ্ছিল, ফ্ল্যাগ। তো তো এতগুলি দেশের সামনে আমাদের রাষ্ট্রীয় গান বাজা, তারপর ভারতের ফ্ল্যাগ উপরে যাওয়া, এটা আমার অনেক গর্ব মনে হচ্ছিল ওই সময়। আর আমি অনেক ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম তখন। আর ওই সময় আমি অনেক কিছু আমার ইমাজিন করছিলাম, আমার হার্ডওয়ার্ক সব কিছু। মানে অনেক সময় যেমন আমরা প্র্যাকটিসে ব্যথা পাই, ওই তারপরও আমি ট্রেনিং করতাম, ওই সবগুলো আমি ইমেজিন করছিলাম। তারপরেও যখন এতগুলি দেশ আমাদের ন্যাশনাল অ্যানথেমের জন্য দাঁড়িয়ে আমাদের ন্যাশনাল করছিল, তার জন্য ওটাও দেখে আমি অনেক গর্ব ফিল করছিলাম। জুডো, আমি যদি খুব বাংলায় সহজ করে বলি, ধাক্কাধাক্কির খেলা, মারামারির খেলা। একটা মেয়ে জুডোয়ে যাচ্ছে, এটা তো শুনতেও একটা বাড়িতে অনেক আত্মীয় স্বজন অনেকেই বলে যে কি দরকার, নিশ্চয়ই শুনতে হয়েছে তোমাকেও? না, আমার ফ্যামিলি থেকে কোনোদিন আমাকে এভাবে বলেনি যে তুই খেলবি না বা কিছু, ব্যথা পেয়ে যাবি। আমার ফ্যাमिली থেকে অনেক सपोर्ट করে রেখেছে। पिताजी जो थे वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे कि जैसे गांव में रहते थे हम, और टाउन में मेरे जो डिस्ट्रिक्ट थे उसमें ट्रेनिंग करने जाते थे, तो वो वहाँ से मुझे स्कूटर से लेके जाते थे, फिर वहाँ जाके मैं ट्रेनिंग करती थी, फिर लेके जाना लेके आना, ऐसे मतलब काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो जब मेरे मेडल आने लगा धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, तो वो और ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने लगा कि हाँ इसकी तो गोल्ड मेडल ही आ रहे। तो फिर उन्होंने मेरे पीछे सपोर्ट बन के खड़े हो गए, और उसके बाद मैं कंटिन्यू मेडल देने लगी, फिर नेशनल खेलने लगी और काफ़ी अच्छा करने लगी, तो फिर और ज़्यादा सपोर्ट करने लगे वो लोग। तो उसके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आया, बट देखो इंसान है हम, इंसान के तो हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आता ही आता है, जितना भी बड़ा इंसान हो, जितना भी प्रॉब्लम रहता है। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम को हम फेस करके जो आगे बढ़ते हैं ना, उसी को या शायद सक्सेस मिलता है, सक्सेस बनते हैं। प्रॉब्लम की बात आप कह रहे थे, तो हम लोग को सब पता है कि आपके कितना टफ टाइम से गुजरे हैं, क्योंकि आपका पिताजी वो साइकिल मैकेनिक थे, उसका देहांत भी हो चुका। जब हुआ था तब वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, तो वो लड़ाई कितना टफ था, कितना कुछ क्या क्या फेस करना पड़ा? जब मैं त्रिपुरा में रहती थी, तो जब छोटी थी तब हमारे घर बहुत फैमिली से वैसे नहीं थी। मेरे पिताजी साइकिल मैकेनिक का काम करते थे, साइकिल रिपेयर करते, तो उसमें बस 50 से 100 रुपये मिलता था, तो उसी से हमारा घर चलता था। तो बहुत मुश्किल होता था, कभी कभी खाने को होता था तो कभी कभी नहीं होता था। और मुझे स्कूल जाना भी नहीं पसंद था, बट पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट मैं चली जाती थी कि एक टाइम का मिड डे मील मिल जाएगा, क्योंकि इसलिए जाती थी मैं स्कूल, मिड डे मील के चक्कर में। और फिर एक टाइम पापा खाना ले आते थे तो खा लेते थे, और कभी कभी हो जाता था अच्छा भी खा लेते थे, ऐसा भी नहीं बुरा ही बुरा चल रहे दिन, कभी कभी अच्छा भी हो जाता था। और उसके बाद फिर
धीरे धीरे जब मैं गेम खेलने लगी और उसके बाद मुझे दिल्ली में मैं नेशनल के लिए सिलेक्टेड हुई थी, तो उसमें भी मेरे मतलब पैसे नहीं थे। एक जैकेट चाहिए था, उधर दिल्ली में ठंड थे काफ़ी, और एक मतलब जीन्स चाहिए था और एक बूट शूज़ चाहिए था। तो फिर उसके लिए भी मेरे मम्मी के पास बस सोने का ये रिंग था, तो वो मतलब किसी के पास ब्याज पे हाँ ऐसे दे के फिर मेरे को भेजा था, मतलब वो सब खरीद के। तो वो सब चीज़ मैंने देखा है, मेरे लिए टफ था। मैंने सोचा मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरे मम्मी पापा इतना मेरे लिए कर रहा है, जितना भी कर रहा है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने हमेशा से छोटे टाइम से सोच रखा था कि मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है घर वालों के लिए। और मेरे जो घर था गांव के, वो मिट्टी का था, तो जब बारिश होता था वो धुल जाता था मतलब मिट्टी से। तो मैं सोचती थी कभी कभी कि वो गिर ना जाए, तो वो चीज़ भी मेरे को बहुत इमेजिन होती थी। और कभी हमारे जो किचन था उसका छत उठ जाता था बारिश में, तो 2-3 बजे उठ के मम्मी कभी छत लगाते थे ऐसे बंद करके मम्मी पापा, फिर मैं खड़े होके देखती रहती थी। हम वैसे 2-3 भाई बहन हैं, बट मैं शायद वो चीज़ बहुत इमेजिन किया और मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि नहीं मुझे एक घर बनाना है, एक घर बनाना है। तो फाइनली मेरे त्रिपुरा सरकार ने मुझे लैंड दिया है, गिफ्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। जूडो में क्यों, मतलब काफी सारे खेल थे, पर जूडो को आपको इतना लगाव कैसे हो गया? जी सर, क्योंकि मुझे लगा कि जब धीरे धीरे मुझे जूडो से कुछ मिलने लगा था ना, जैसे लाइक सम्मान मिलने लगा। पहले जूडो के लिए अब कैसे जूडो में जाना हुआ? क्योंकि दीपा कर्मकर त्रिपुरा से, तो दूसरा भी कोई स्पोर्ट्स हो सकता था। जी सर, जब मैं घर से निकली, मतलब मेरे जो ताऊ जी है ना, सेकंड ताऊ जी, उनका कॉल आया था एक दिन। उन्होंने बोला बेटा एक मतलब स्कूल में कुछ ट्रायल है सिलेक्शन के लिए, उसमें तुम जाना चाहते हो? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल। बोलते भाग लोगे? मैं कहा हाँ भाग लूंगी, क्या दिक्कत है। बोलते ठीक है, वहाँ पे भागना पड़ेगा, बॉल थ्रो करना पड़ेगा, कुछ लॉन्ग जंप ये सब करना। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। तो वैसे में मुझे खेलना कूदना पसंद था, तो मैंने कहा हाँ भर दिया था। तो मेरे जो ताऊ का लड़का थे वो आए थे, मुझे लेके गए थे। फिर उसके बाद वहाँ से मेरे जो डिस्ट्रिक्ट की बीना मैम थी, वहाँ से वो उन्होंने लेके गए थे वहाँ पे। फिर वहाँ जाने के बाद मैं मतलब अच्छा करी थी। 100 मीटर कुछ था उसमें, 800 मीटर में फर्स्ट आई थी। फिर लॉन्ग जंप में भी अच्छा, काफ़ी अच्छा किया था। तो फिर मैम ने सोचा ये लड़की तो टैलेंटेड है करके उन्होंने जूडो में डाल दिया। फिर उसके 1 हफ्ते बाद डिस्ट्रिक्ट कुछ था और मैंने गोल्ड लिया, और उसके 2 हफ्ते बाद मैंने स्टेट में गोल्ड लिया। तो उसके बाद जैसे गोल्ड आ रहे थे, तो मेरे पापा को भी कोई लोग तारीफ कर रहे थे गांव में कि आपकी लड़की का तो गोल्ड आया। तो वो सब चीज़ मुझे इंटरेस्ट मतलब अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं धीरे धीरे जूडो में मुझे इंटरेस्ट हो गया, धीरे धीरे मैं खेलने लगी। फिर सब जूनियर में सिल्वर था, फिर नेशनल में गोल्ड था। ऐसे कर करके फिर मुझे जूडो में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था। आपका जब एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स का सिलेक्शन हुआ, तब आपका पिताजी का डेथ हो गया था। लगभग उसके कुछ दिन बाद ही हुआ था। तो वो सिचुएशन कितना टफ था, क्योंकि जो पिताजी आपको आगे लेके चल रहे थे, अचानक उनका नहीं रहना। जी, वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जूडो छोड़ने के लिए भी तैयार थी। मैंने सोचा अब जूडो जाडो नहीं करना मुझे, मैं छोड़ रही हूँ, मैं गेम ही छोड़ रही हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी पुलिस में थी, हाँ, और मेरे 1-2 महीने बाद मेरे सब इंस्पेक्टर में लग गया था, मतलब नहीं उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो मेरे को लगा कि अब प्रमोशन भी हो जाएगा और मैं वैसे भी अब जूडो छोड़ दूंगी, फैमिली तो वैसे भी संभालूंगी। तो मैंने फिर घर पे बोल दिया कि मैं नहीं करूंगी अब जूडो। और सर को भी बोल दिया था कि सर मैं छोड़ रही हूँ, मेरा मन नहीं है, अब तो पिताजी नहीं है, अब मुझे किसके लिए करना है, मम्मी को तो मैं संभाल लूंगी नौकरी से। तो फिर मेरे मतलब लेटर आ गया था ट्रायल का, तो मेरे पास 1 महीने 15 दिन बचा था। तो उसमें मैं फिर मतलब उसमें मेरा वेट भी नहीं था, कट था कि 48 kg, 100 kg, 70 kg ये सब करके कट था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्ट फर्स्ट भी आएंगे तो भी हम उनको नहीं भेजेंगे, ऐसे करके एक लेटर आया था जो उसमें से आते हैं। तो फिर मैंने कहा मेरा वेट भी नहीं है तो क्या ही खेलना है, ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, मैंने बोल दिया। फिर 13वीं दिन जो होता है हमारे वहाँ पूजा होता है 13वीं दिन पे, तब मेरे कोच का कॉल आया कि तुम बेटा दिल्ली आ जाओ तुरंत, अभी ट्रायल आ गया तो तुम्हें ट्रेनिंग करना है।
तो मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे तो अब नहीं खेलना, मैं छोड़ना है। तो फिर सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, समझाया कि बेटा ये सत्य है, जो इंसान आते हैं तो उनको जाना ही है, तुम इस चीज़ को लेकर अपने कैरियर को, लाइफ को ख़त्म मत करो, मम्मी को देखो, भाई को देखो, ऐसे करके। फिर मेरे मम्मी ने भी बोला कि देखो आज तक तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मतलब गेम के लिए कभी रुकाया नहीं, तो अगर मैं रुकाऊंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा, तुम जाओ ट्रेनिंग करो। तो फिर मैं सब कुछ सोच के ट्रेनिंग गई। रात भर मैं बहुत रोती थी, मेरे मतलब वजन भी बहुत, मेरे मसल सब कुछ कम हो गया था, तो मैं बहुत वीकनेस भी हो गई थी, मतलब चक्कर आता था। बट फिर भी मैं अपने पिताजी को याद कर करके मतलब सुबह ट्रेनिंग करती थी, जिम जाती थी, तो जिम मारते मारते मेरा आंसू गिरता था, बट फिर भी मैं आंसू पोंछ के करती रहती थी। फिर उसके बाद मतलब पता नहीं किस चीज़ का आग था, बट मैं करती रहती थी बस। और उसके बाद जो मेरे ट्रायल आया था उसमें मैं फर्स्ट आई थी, तो मैं एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, हाँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं ट्रेनिंग करने लगी। फिर एशियन चैम्पियनशिप में मेरा 5th आया था। फिर उसके बाद मेरे काफ़ी अच्छा हुआ था, जो ग्रैंड स्लैम हुआ था हमारा, उसमें भी मैंने एक जो वर्ल्ड के अभी नंबर 3 है, उस मंगोलिया की लड़की, उसको मैंने स्कोर मारा था, बट थोड़ा सा गलती की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी, नहीं तो मैं जीत जाती उस दिन उससे। तो उसके बाद फिर आगे मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स था, उसमें मैं फाइनली मतलब गोल्ड मेडल जीती। आगे एशियन गेम्स है, ओलंपिक में भी जूडो है, वो क्वालिफाई थोड़ा टफ है, तो आपका गोल आगे चल के एशियन गेम्स मेडल, वही आप लक्ष्य है अभी? जी, अभी मेरे 10-15 दिन बाद और एक कंपटीशन है ग्रैंड स्लैम स्विट्जरलैंड में, तो उसमें भी मुझे, उसके लिए मैं तैयारी कर नहीं पा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि 15 दिन तो वैसे ही चला गया। हाँ, ये सब मैं जब से आई हूँ तो प्रोग्राम, ये मिनिस्टर प्रोग्राम सब कुछ यही सब चल रहे। फिर त्रिपुरा गई, फिर इधर आई, तो अभी फिर कल यूपी जाऊंगी सीएम से मिलने। तो बाकी देखती हूँ, मैं फिर भी कोशिश करूंगी और 15 दिन में मैं कवर अप करने के लिए, क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि वेट भी कम करना पड़ता है। जैसे अब मैं 4-4 kg कम करके फिर खेलती हूँ, तो अभी देखती हूँ वो सब कुछ मैं मेंटेलिटी। हाँ, अभी स्विट्जरलैंड खेल के फिर 1 महीना मेरे को मिलेगा ट्रेनिंग का, तो उसमें मैं एशियन गेम्स खेल। जी, ओलंपिक के लिए तो मेरे पास अभी है 2 साल और है, तो उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी और तैयारी अच्छी तरीके से करूंगी। 3 सवाल, एक तो ये है कि अभी जो आपने सोचा है, आपका जो अभी प्लानिंग चल रहा है, अब पीएम के साथ मुलाकात हुआ, उसने भी मोटिवेट किया, वो सिचुएशन कैसा था? बहुत ही अच्छा था। जो हमारे सर थे, पीएम सर थे, नरेंद्र मोदी सर थे, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट के साथ और अच्छी तरीके से बात कर रहे थे हमारे साथ। ऐसा नहीं कि हाँ पीएम तो ऐसे, हम स्पोर्ट्समैन थे तो हमारे साथ बहुत फ्रेंकली मतलब अच्छी तरीके से बात कर रहे थे हमें। मतलब उनका ये सब देख के मुझे अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत सारे बातें हमें समझाया कि बेटा जितना भी तुम ऊपर चले जाओ, बट डाउन टू अर्थ रहना, ज़मीन के साथ जुड़े रहना, उसी से तुम्हें लाइफ में और सक्सेस मिलेगा। तो वो सारे बातें मतलब काफ़ी अच्छा लगा, और हम भी फोटो वगैरह खींचे थे सर के साथ। आप स्मॉल टाउन गर्ल, साउथ बिलोनिया, शायद किसी को पता होगा या अभी तो पता है सबको, वो बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है, तो वो भी थोड़ा दिक्कत तो होता ही था, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया जो होता है। कितना फेस किया वो सिचुएशन? नहीं सर, सच बताओ तो मैं ज़्यादा टाइम उधर नहीं रही। मैं आ गई थी त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल अगरतला में आ गई थी क्लास 7, तो मुझे ये सब का ज़्यादा मतलब मुझे मालूम नहीं था। और मैं बेलोनिया से बहुत दूर रहती थी गांव में पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाउन में आई थी, जैसे रेंट पे रहना। तो उससे पहले मुझे हम मतलब हमारे फैमिली को, हाँ, मैंने कभी सुना नहीं, तो मुझे पता नहीं है। स्मॉल टाउन में जैसे फैसिलिटी मिलता है, वो त्रिपुरा में या अभी तक जो किया हुआ है, वो कैसा लगता है? मतलब सब सही चल रहा है? क्योंकि इंडिया में सक्सेस के बाद ही लोग उसका पहचान होता है। ये अभी शायद चेंज हुआ है, अभी गोल्ड प्रोजेक्ट आया है, पहले से रिकॉग्नाइज कर प्लेयर लोगों को करके फंड भी मिलता है। तो ओवरऑल क्या कहना है? ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि जो सपोर्ट ये सब ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि पहले ही सपोर्ट दे देंगे, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। अब हम नौकरी के लिए पहले हमें डिग्री ये सब
मतलब पास करना पड़ता है सब कुछ, तो इसीलिए नौकरी तो ऐसे नहीं दे देंगे ना, उसके पीछे भी हमें मेहनत करना पड़ता है। तो सेम मुझे लगता है कि हमारे लिए भी सेम है, हमें ऐसे नहीं कि तुरंत दे देंगे सरकार या जो टाउन के मतलब मेरे उधर के डिस्ट्रिक्ट की फैसिलिटी, मैं कुछ अचीव करूंगी तब भी वो लोग मेरे लिए करेंगे ना। तो मुझे लगता है कि अभी शायद मैंने अचीव किया या जो तो मुझे मिल रहा है, या मतलब जो भी मुझे, हाँ। लास्ट 2 सवाल, ईस्ट बंगाल क्लब अब आए, ये फीलिंग्स कैसा था, और आगे चल के जो उष्मिता बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो आज मैंने देखा इस प्रोग्राम में, जो पलटू जो सर, हाँ, उनके आज शायद बर्थडे, हाँ, तो बर्थडे था, उनके बारे में काफ़ी मतलब सुना भी है इधर जो बोल रहे थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। वो इंसान इतना हमारे देश के लिए या हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए इतना अच्छा करके गए, तो वो इंसान को तो बहुत थैंक्स। मैं आई थी, दादागिरी जो होता है ना उसमें आई थी, तो शायद ये सैटरडे को वो रिलीज होगा। शूट हो गया है? हाँ हाँ हो, शूट होने के बाद ही तो रिलीज होता है। अच्छा, শুরু में आप बोले थे आपके মাম্মি কি ও কান কি বালি যে কানের দুল ওটা ছাড়ানো হয়েছে এবং মাকে আসার পর ওটা এখনো রয়ে গেছে? এখনো রয়ে গেছে, এখনো ছাড়ানো হয় না। আমি বলেছি থাক না, ওটা যেখানে আছে থাক, আমি তোমাকে নয়া বানা के दूंगी। হ্যাঁ হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে মুহূর্তটা স্পেশাল খাবার বা কিছু কিছু হয়েছে? কেন এটা কি হলো, প্রিয় খাবার কি অস্মিতা? প্রিয় খাবার তো এমনি মাছ ভাত ভালো লাগে, ডালও ভালো, কারণ আমি বাঙালি, অবভিয়াসলি মাছ ভাত মাংস এগুলো ভালো লাগে। কিন্তু এখন শ্রাবণ চলছে আর আমি 2-3 মাস ধরে ননভেজ খাচ্ছি না, ভেজই খাচ্ছি, কারণ আমি শিবের ভক্ত, তো শিব আমি অনেক ভালোবাসি, তাই আমি খাচ্ছি না কিছু ননভেজ। কলকাতায় মিষ্টি নিশ্চয়ই খাওয়া হবে? হ্যাঁ, আমি ওই দিনকে এসে গেছি, ফুচকা খেয়ে গেছিলাম, কারণ শুনেছি কলকাতার ফুচকা ফেমাস, হ্যাঁ, আর মিষ্টিও কিছু খেয়ে গেছিলাম, হ্যাঁ, রসগোল্লা খাইনি, অন্য সন্দেশ করে হয় না, ওটা খেয়েছিলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। বলছিলাম অস্মিতার সঙ্গে, লড়াইয়ের আরেক নাম অস্মিতা এখনো মায়ের কানের দুল বন্ধক রয়েছে, তবে সেটাকে আর ছাড়াতে চান না, মায়ের জন্য নতুন কিছু আরও গড়ছেন। আর যারা এইভাবে স্মল টাউন থেকে উঠে আসছেন তাদের জন্য অস্মিতার একটাই বার্তা, লড়াই জারি থাকুক, সাফল্য নিশ্চিত আসবে। ক্যামেরায় সায়ন্তনের সাথে রণ রায় বর্মন, নিউজ 18 বাংলা।